जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर आप सबके सामने लाइव एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर। और मैंने नोटिफिकेशन में डाल दिया था कि वो गंभीर विषय क्या है। और आप लोग सब आजकल देख सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या और कई तरीके से आप लोग इस विषय को देख रहे हैं और जनता की राय भी ली जा रही है कि इस विषय में लोगों की राय क्या है। आप लोगों से जानना चाहूँगी फिर से कि क्या मैं आप लोगों को सुनाई दे रही हूँ, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है क्लियरली, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो फिर मैं अपने लाइव को शुरू करूँगी। जोहार रुद्रांश, अच्छा रॉकी जी, जोहार रॉकी भाई, जोहार जोहार। मैं ऑडिबल हूँ? चलिए, तो आज जो विषय में शायद हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा सेटिंग इन लोगों ने नहीं किया, चलिए माफ़ी चाहूँगी, वॉल्यूम थोड़ा सा कम था तो इसीलिए शायद आवाज़ धीमी आ रही थी। मैंने ही चेक नहीं किया, सेटिंग ये लोग इन लोगों भी नहीं किया शायद आज, क्योंकि लगातार लाइव है, लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, तो इसीलिए प्रॉपरली किसी को भी समय नहीं मिला कि सेट करके जो है हम लोग लाइव जाएं। तो जैसा कि हम सभी सोशल मीडिया के ज़रिए एक बहुत ही गंभीर विषय को आजकल देख रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो यूसीसी की जो बात चल रही है कि सामान्य नागरिकता संहिता की बात जो चल रही है, उस विषय में लेकर आज मैं कुछ बातों को लेकर आ रही हूँ। कुछ बात मैं रखना चाह रही हूँ आप सबके सामने में। और जैसा कि पूछा जा रहा है सभी से कि अपनी राय दे कि आप सिविल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। मैं ना तो समर्थन कर रही हूँ और ना ही विरोध कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपनी जनजाति विषय को, जो कि इस अपने जो क्या कहते हैं, हरिओम गुलशन जी, हमारी अपनी क्या कहते हैं उसको, पर्सनल लॉ जो है, कहीं इस संहिता के लागू होने से कहीं हमारी रूढ़ी प्रथा को तो कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आजकल पूरे देश में एक कानून लाने की बहुत ज़ोरों से चर्चा चल रही है। वह है समान नागरिकता संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस कानून के पक्ष और विपक्ष में कई बातें समाज में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रही है। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन चूंकि मैं जनजाति समाज से आती हूँ, इसीलिए इस कानून के जनजाति समाज के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव
भारत में घूमना फिरना और जितने दिन रहने की अवधि समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो है वो लोग वो शादी ख़त्म कर देती है, ख़त्म करके वो चले जाते हैं और यहाँ बच्चियों की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाती है। जबकि जनजाति समाज में भी, हमारे जनजाति समाज में भी बहु विवाह की परंपरा है, लेकिन उसके पीछे की पृष्ठभूमि यह है कि कृषि प्रधान समाज के काम की अधिकता होने और परिवार में सदस्य कम होने के कारण ये प्रथा चलती है और इस प्रथा का दुरुपयोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। जय श्री राम गुरुदेव जी। जैसे कि एक विशेष समुदाय के पर्सनल लॉ में बहु विवाह करने की एक परंपरा है, वो करते हैं बहु विवाह, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहु विवाह करते हैं और उससे समाज को कोई यही नहीं होता, वो संख्या उनसे बढ़ती है, प्लस कई जिंदगियां भी खराब होती हैं, बच्चियों की, औरतों की ज़िंदगी खराब होती है, क्योंकि उनके में 3 या 4 जो शादी है, एक शादी की उनको तलाक देकर वो दूसरी, तीसरी, चौथी तक वो कर सकते हैं। और हमारे जनजाति समाज में भी बहु विवाह का प्रचलन है, लेकिन हमारे में कहीं भी डाइवोर्स का या जो ये तलाक या जो संबंध विच्छेद का कोई भी प्रचलन नहीं है। आप हमारे जनजाति समाज में जो बहु विवाह होता है, क्योंकि अभी इतना देखा नहीं जाता है, ये पहले ऐसा हुआ करता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद थे और घर में मेंबर्स कम थे, सदस्य लोग कम थे, इसीलिए अधिक शादी 1, 2 या 3 अधिक अपने मतलब कैपेसिटी के, क्षमता के हिसाब से वो शादी होती थी कि मतलब आपकी क्षमता कितनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 10 शादियां कर ली और आप किसी को खिला पिला नहीं पा रहे हैं और वो भुखमरी में है, ऐसा नहीं है। वो ग्राम सभा में उसका विचार होता था और वो देखा जाता था कि जो भी व्यक्ति बहुविवाह 1 से दूसरा या तीसरा विवाह कर रहा है, क्या वो एलिजिबल है, उसको क्षमता है कि वो इतने बीवियों को वो पाल सके, उनके बच्चों का लालन पालन सही से कर सके। जोहार बिहारी दादा, जोहार, धन्यवाद। तो साथ में रहिएगा दादा, क्योंकि ये हमारे आदिवासियों के जो रूढ़ी परंपरा को लेकर जो एक चिंता है, उस चिंता को लेकर आज मैं लाइव आई हूँ। आप लाइव जुड़े हैं दादा, देखकर बहुत खुशी हो रही है। जुड़े रहिएगा और कुछ अगर आपको भी लगे कि हाँ हमारे पर्सनल लॉ में ये है जो हम किसी भी समाज को या देश को नुकसान नहीं पहुँचाता है, तो ज़रूर इस लाइव के माध्यम से मुझे बताइएगा, ताकि और लोगों को भी पता चले। तो जैसे मैंने जैसे 2 कंपैरिजन आप लोगों को दिखा दिया कि एक विशेष समुदाय का जो पर्सनल लॉ है, उसमें क्या है, बच्चियों, औरतों और बच्चों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 शादियों के नाम पर वो लोग पहली शादी को छोड़ते हैं तो दूसरी शादी करते हैं, दूसरी शादी छोड़ते हैं तो तीसरी करते हैं। इससे क्या होता है, कुछ महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उनके साथ उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। लेकिन ऐसे ही सेम हमारे जनजाति समाज में भी बहु विवाह का प्रथा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक को शादी की तो दूसरी को छोड़ दी, दूसरी को की तो तीसरी, ऐसे छोड़ने का कोई प्रथा हमारे में नहीं है। वो हमारे पूर्वज लोग, बहुत पुराना परंपरा है ये, अभी इक्के दुक्के देखे जा सकते हैं, हमारे गांव में दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा करते हैं। पहले ये प्रचलन था कि क्योंकि हमारे खेती बाड़ी बहुत होते थे और बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी, और उनको
हैं, एक विधायक हैं जो कभी भी किसी विषय को रखने के लिए डरते नहीं हैं, एकदम निडर होकर सामने रखते हैं। और उनसे हम लोगों को प्रेरणा हम मैं लेती हूँ और हम सबको लेनी चाहिए। और मैं सारे आदिवासी नेताओं को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बोलूंगी, जरूर एक बार दादा को फॉलो कीजिए, क्योंकि दादा जिस निडरता से अपनी बातों को रखते हैं, किसी किसी की भी बातों को वो नहीं सुनते। उनके सामने जैसा मैं जैसा सोचती हूँ कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, उसको चाहे कोई भी सामने हो, उसके सामने में बोलने से नहीं रुकना है। तो हम अपने पर्सनल लॉ के बारे में बात कर रहे थे। रीता जी को जोड़ने का प्रयास किया मैंने, रीता जी जुड़ नहीं पाई, माफी चाहूंगी रीता जी आपसे। लेकिन हाँ, आप लिख कर बता सकती हैं, मैं अपने भाइयों से वो बात शेयर करूंगी और भाई लोग भी ये बात पढ़ रहे हैं। हाँ सतीश जी, आप कुछ कह रहे थे। मध्य प्रदेश निमाड़ क्षेत्र के राठिया कोरकू मुख्य आदिवासी समाज है, लेकिन ये लोग कभी भी बहुविवाह नहीं करते और तलाक या विवाह विच्छेद जैसी बातें भी कभी कभार ही सुनने में मिलती है। जी बिल्कुल सही। ये हमारे यहाँ के भी आदिवासियों में है। ये पहले, बहुत पहले ये होता था, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा, बहुत सारे जमीन जायदाद की वजह से लोग करते थे, उनको संभालने के लिए करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बहु विवाह को करने के लिए किसी और को छोड़ देना या उनको ना देखना, ऐसी कोई बात नहीं है, या कोई बहुत दुख से है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अभी भी बहु विवाह देखा जाता है, लेकिन किसी समस्या की, कोई परेशानी की वजह से कोई करता है। लेकिन जो संबंध विच्छेद, विवाह विच्छेद, डाइवोर्स, ये सारी चीजें बिल्कुल हमारे में नहीं है। और आप देखने जाएंगे तो हमारे जनजातियों में ज्यादा बच्चों या बहुत ज्यादा ऐसे परिवार, बहुत ज्यादा बच्चे हैं या ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो पर्सनल लॉ है, उसके फायदे में आपको बता दूं कि गांव में जो समस्या है, जो मैं बोल रही थी और डिस्कनेक्ट हो गई थी, गांव में देखिए, ये तो एक अलग विषय है दादा। डिलिस्टिंग, मेरा मानना है, शायद बहुत सारे लोगों को इसमें बुरा लगेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि डिलिस्टिंग पर हम लोग जोर ना देकर हम लोग इस बात पर जोर दें कि जो लोग ऑलरेडी डिलिस्टेड हैं, जो लोग ऑलरेडी डिलिस्टेड है, क्योंकि ये संविधान में भी लिखा गया है कि जब आप अपनी रूढ़ी परंपरा को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाते हैं, हमारी जो रूढ़ी परंपरा है, उस परंपरा को छोड़कर किसी और परंपरा को जब आप अपनाते हैं, तब जो है आप BC2 में आ जाते हैं और ऑलरेडी वो ऑटोमेटिकली आप डिलिस्टिंग माने डिलिस्टेड हो जाते हैं, लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो अब हम लोगों को ये डिलिस्टिंग हल्ला करके, और इससे समय, मुझे ऐसा लगता है कि इससे समय जाया करके, डिलिस्टिंग तो ऑलरेडी हो चुका है। इसको बोला भी गया है कि जो आदिवासी अपनी रूढ़ी परंपरा को छोड़कर दूसरे किसी भी धर्म को अपनाते हैं,
तो इस सब वजह से जो हमारा पर्सनल लॉ है ये बहुत फायदेमंद है। और मैंने जैसा बताया कि विशेष समुदाय जैसे संख्या बढ़ाने के लिए और अपने इस पर्सनल लॉ के आड़ में 3-4 शादियां करते हैं और पीछे जो पहले जिनको शादियां किया उनको तलाक देते जाते हैं। हमारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे में आप 3 रखिए, 4 रखिए, जितनी भी रखिए, आपकी ये वो भी 4, 5, 6 वो पहले के ज़माने में रखते थे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 रखते हैं, वो भी किसी विशेष कारण की वजह से ऐसा होता है जिसको हमारे गाँव सभा में मान्यता दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपने दूसरी कर ली तो पहली को छोड़ दिए, दूसरी आ गई तो दूसरी की बच्चियों को और उनके परिवार को देख रहे, पहले वाले परिवार को भी उसी तरह से देखना होता है। अगर आपने नहीं देखा तो गाँव सभा से उसका पनिशमेंट होता है। तो हमारा पर्सनल लॉ किसी भी तरह से देश की डेमोग्राफी को ना तो बिगाड़ रहा है, ना ही देश के लिए खतरा है। इसीलिए हमारे लिए जो सिविल माने यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी जो हजारों सालों की रूढ़ी परंपरा है वो खत्म तो कहीं नहीं कर दिया जाएगा। और ये खत्म होने से गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। आगे जो मैं बात रखना चाहती हूँ वो ऐसा है कि रूढ़ी प्रथा और स्वशासन व्यवस्था जनजाति समाज की आत्मा है, विशिष्टता है। समाज की इसी विशिष्टता के कारण ही जनजाति समाज को संविधान के अनुच्छेद 342 में 342 में स्थान मिला हुआ है। और इसी कारण से कई संवैधानिक सुविधाएं मिली हुई हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि रूढ़ी प्रथा और स्वशासन व्यवस्था जनजाति समाज की आत्मा और विशिष्टता है। समाज की इसी विशिष्टता के कारण जनजाति समाज को संविधान के अनुच्छेद 342 में स्थान मिला हुआ है और इसी के कारण कई संवैधानिक सुविधाएं भी मिली हुई है। अब मेरा प्रश्न यह है कि समान नागरिकता संहिता की आड़ में जनजाति समाज की इस विशिष्टता को क्या खत्म कर दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा चोट होगा जनजाति समाज के लिए, क्योंकि इस संहिता के आड़ में अगर हमारी ये जो विशिष्टता है जिसके कारण से कहीं ना कहीं नगर न्यायपालिका भी नहीं तो
दिया जाएगा, वो इस विषय पर अपने वक्तव्य दे, क्योंकि हम नागरिकों ने उन विधायकों और सांसदों को कानून के समर्थन देने और नहीं देने के लिए चुना है। मैं विशेषकर उन जनजातीय सांसदों से निवेदन करूंगी कि वो इसका स्पष्ट करें, वो इस बात को ऊपर तक रखें कि जनजाति जो पर्सनल लॉ है वो किसी भी तरह से देश के लिए खतरा नहीं है। और क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों को इसलिए चुना है कि आप हमारी जनजाति विषयों को, किस कानून को लाना है, किसको कैसा करना है, वो बात को रखने के लिए आपको चुना है। तो इस बात को आप वहां रखें ताकि हमारी ये बरसों पुरानी परंपरा है जो उसका कोई नुकसान ना हो। वो ये सुनिश्चित करे कि सामान्य नागरिकता संहिता बिल जनजाति समाज के हितों के लिए कोई क्षति तो नहीं पहुंचेगी। अब दादा कह रहे हैं कि ईसाई आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ समान नागरिकता कानून का अंतरिम विरोध कर रहा है, चिंतनीय। नहीं दादा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, उनको विरोध करने दीजिए, क्योंकि वो लोग अभी तिलमिला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई वर्षों जो है आदिवासी बनकर, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति जो ये जो डिलिस्टिंग की बात हो रही है या समान नागरिकता या जो भी के लिए, जोहार अरुण जी, के लिए इन्होंने डिलिस्टिंग पर भी इन लोगों ने विरोध जताया है, तो वो तो तिलमिलाएंगे ही दादा, लेकिन ये चिंतनीय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम जो आदिवासी जिन्होंने अभी तक अपनी रूढ़ी परंपरा को नहीं छोड़ा है,